प्रिय विद्यार्थी, मैं क्रांति सर आज की कक्षा में काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ 10 क्लास के लिए। तो अब आपका वीडियो रेगुलर हो जाएंगे। तो आज की कक्षा में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है अपवर्तनांक, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है विद्यार्थी, इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था उससे संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हमें बनाने हैं। क्योंकि YouTube पर जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो उसमें न्यूमेरिकल समझाना थोड़ा कठिन है आपके लिए, क्योंकि ये प्रक्रिया जो होती है वो उसमें केवल जो कम्युनिकेशन के रास्ते होते हैं केवल एक रास्ते, हम बोलते हैं आप सुन रहे हैं, उधर से और आपका जो रिप्लाई है वो केवल और केवल कमेंट्स के साथ आएगा। और इससे हम समस्याओं को या न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जब हम लोग क्लास में आएंगे, उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम क्लास में मिले, तो हम उन प्रॉब्लम्स को, उस न्यूमेरिकल्स को वहाँ क्लास में करेंगे, क्योंकि वो एक वर्कशॉप की तरह हो जाता है। तो वर्कशॉप को हम मिलकर करेंगे। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने फेयर पर इस चीज़ को लिखिएगा। और वो जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अपवर्तनांक। क्लास 10 टॉपिक है अपवर्तनांक, जिसको आप बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके विद्यार्थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है विद्यार्थी? इसके अगर हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ओके ग्लास स्लैब का मतलब ये कांच का एक स्लैब है। अगर आप इसको स्लैब, अगर आप इस ग्लास को ही लीजिए ना, क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है तो मैं पानी को मानता हूँ कि इसमें नहीं है, ये ग्लास है। तो मैंने एक ग्लास स्लैब ले लिया है और इस ग्लास स्लैब से हम एक लाइट गुजार रहे हैं। इसके लिए क्या करते हैं, आप एक लेजर लाइट ले लीजिए, जिसका लाइट क्या होता है, एकदम एम्पलीफाई होता है, फोकसित होता है। और इस लेजर लाइट को आप पॉइंट कीजिए ग्लास की ओर। अब देखिएगा, जब लाइट इस ग्लास में प्रवेश कर रही है तो वो थोड़ा सा मुड़ जा रही है, ठीक है, और अपने पथ से ये थोड़ी सी क्या हो जा रही है, विचलित हो जा रही है। और ये विचलन की जो घटना होती है इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है अपवर्तनांक है, हम अपवर्तन नहीं पढ़ रहे हैं, अपवर्तनांक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यदि हमारे पास ये लेजर लाइट है तो ये जो माध्यम है ये हवा है या निर्वात हो सकता है, जिसको हम निर्वात ले लेते हैं, क्योंकि हवा और निर्वात लगभग उनका जो व्यवहार होता है एक जैसा ही होता है। ठीक है, आपकी कक्षा के लिए ये निर्वात हो गया और ये है कांच। ओके विद्यार्थी, ये निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो है c, जिसका मान है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ओके विद्यार्थी, जब ये प्रकाश किरण कांच में प्रवेश करती है तो इसकी चाल जो होती है वो घट जाती है। इसकी चाल क्या होती है, घट जाती है। चूंकि ये हमें तब मालूम चला जब प्रकाश के तरंग सिद्धांत की खोज हो गई। न्यूटन की प्रकाशिकी में हम लोग ये न्यूटन जब थे उन्होंने ये बताया था कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी ठोस में गुजरेगी, सघन माध्यम में गुजरेगी, जैसे हवा की अपेक्षा ठोस क्या है, सघन है, तो उसकी चाल बढ़ेगी। लेकिन वेव थ्योरी जो है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो आपको आईएएस में पढ़ना है, वो बताता है कि यदि प्रकाश किरण किसी ठोस माध्यम से गुजरती है, या फिर आप इसको कह सकते हैं यदि प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से गुजरती है तो वो क्या होती है, उसकी जो चाल होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो जब कांच में प्रकाश प्रवेश करेगी तो उसकी चाल कम हो जाएगी और वो मुड़ जाएगी। तो उसकी चाल, प्रकाश की चाल कांच में हम भी मान लेते हैं और उसका मान होता है प्रायोगिक तौर पर 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। विद्यार्थी, यदि हम प्रकाश की चाल निर्वात में तथा प्रकाश की चाल कांच में लेते हैं और उनका हम अनुपात निकालते हैं, उनको हम विभाजित करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 3 × 10 के पावर 8 हमारा है निर्वात में प्रकाश की चाल, और इस कांच में प्रकाश की चाल है 2 × 10 के पावर 8, और ये दोनों जब कट जाते हैं तो हमको मिलेगा 1.5। चूँकि चाल का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड भी तो कट जाएगा ना,
और हमें जो मान प्राप्त होगा वो प्योर नंबर होगा, एक संख्या होगा। और यह संख्या जो है 1.5 यह कही जाएगी कांच का अपवर्तनांक। ओके, तो इसका मतलब है कि एक ऐसी राशि है जो प्योर नंबर है, एक संख्या है और उसका कोई मात्रक नहीं है, और वह राशि हमें प्रकाश की चाल की तुलना निर्वात और किसी पदार्थ में करने से मिल रही है। और इसी मान जो 1.5 ये जो मान आया है, यही इस कांच के स्लैब या इस कांच का अपवर्तनांक कहा जाता है। ओके, मतलब ये जो कांच का अपवर्तनांक या किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक है या किसी माध्यम का अपवर्तनांक है, वो बताता है कि उस माध्यम में प्रकाश कैसे चलता है, तेज चलता है, स्लो चलता है, किस प्रकार से चलता है। तो विद्यार्थी, अपवर्तनांक यदि आप परिभाषा लेना चाहते हैं तो आप लिखते हैं कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि किसी माध्यम में प्रकाश, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ओके विद्यार्थी, अपवर्तनांक को हम सूचित कैसे करते हैं? अपवर्तनांक को हम स्मॉल n द्वारा सूचित करते हैं। तो क्या लिखेंगे? माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी? माध्यम का अपवर्तनांक, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्वल टू होगा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ओके, इसको हम सूचित करते हैं n द्वारा। n बराबर प्रकाश की चाल निर्वात के लिए c से सूचित करते हैं और माध्यम के लिए किससे सूचित करते हैं? v से। और इन दोनों का जो अनुपात होगा वो अपवर्तनांक होगा। विद्यार्थी, दोनों समान भौतिक राशियां हैं, इसलिए इनका अनुपात कट जाएगा, इनका मात्रक खत्म हो जाएगा और n एक क्या होगी? एक संख्या होती है, संख्या होती है, या n एक मात्रकहीन संख्या होती है। आप लिख सकते हैं इसको मात्रकहीन संख्या होती है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए n का मान क्या होता है अलग अलग पदार्थों के लिए। विद्यार्थी, निर्वात के लिए तो सबसे पहले देखते हैं, निर्वात के लिए अपवर्तनांक क्या होगा? विद्यार्थी, माध्यम हमारा क्या हो गया? निर्वात हो गया। तो इसका मतलब है कि निर्वात में प्रकाश की चाल c और वही माध्यम भी हम क्या ले रहे हैं? निर्वात। तो क्या हो जाएगा? c बटा c इक्वल टू 1। तो अपवर्तनांक कितना होगा? निर्वात के लिए 1 होगा। किसी अन्य माध्यम के लिए, अन्य माध्यम, विद्यार्थी मैंने जब आपको लाइट चैप्टर शुरू किया था तो आपको बताया था कि कोई भी कण प्रकाश से तेज नहीं चल सकता है। इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक जो स्पीड है, सर्वाधिक जो चाल है, वो प्रकाश की चाल है। तो इसका मतलब अगर प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, वो निर्वात में सबसे तेज चलता है,
और यदि किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो स्लो पड़ जाता है, मतलब निर्वात में ही प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। तो v का मान हमेशा c से क्या होगा, छोटा होगा। और यदि c की अपेक्षा v छोटा होगा तो इसका मतलब है कि अंश की अपेक्षा हर क्या है, छोटा है। और अगर अंश की अपेक्षा हर छोटा होता है तो भाग करने पर हमें जो राशि मिलती है वो 1 से क्या होती है, बड़ी होती है। इसका मतलब है कि अन्य माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, अन्य माध्यम के लिए विद्यार्थी होगा n का मान 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, n अपवर्तनांक या तो 1 होता है निर्वात के लिए या किसी अन्य माध्यम के लिए 1 से बड़ा होता है। जैसे आप यहाँ कांच के लिए क्या लेंगे, कांच के लिए अपवर्तनांक कितना होगा, 1.5 मैंने निकाला। जल के लिए अपवर्तनांक हो जाएगा 1.33। इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ें हैं, इनके लिए आप अपवर्तनांक हम आप सबको आपके किताब में भी उसमें लिस्ट में दिया होगा, ठीक है। ओके विद्यार्थी, तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये आप अपने फेयर पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और वो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, आप ले लिए होंगे, अब इतना तो काफ़ी है। आइए विद्यार्थी, प्रकाश के अपवर्तन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके विद्यार्थी, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। आइए, हमारे पास ये ग्लास है। अब देखिए, ये ग्लास तो आप लोगों को दिख रहा है, ये दिख रहा है कैमरा में, और नज़दीक लाएं, ठीक है। और इस ग्लास में मैं इस पेन को डाल रहा हूं, क्या ये आपको टेढ़ी प्रतीत हो रही है? क्योंकि मेरे हाथ से तो आपको ये दिख नहीं रहा होगा, अब मैं इसको दिखा रहा हूं, देखिए तो आपको क्या लग रहा है? लग रहा है कि जैसे ये जो पेन है ये टेढ़ी प्रतीत हो रही है। अगर मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं तो ये पेन इस प्रकार है, जब मैं इसको अंदर डाल रहा हूं तो ये पेन क्या हो जा रही है, टेढ़ी प्रतीत हो रही है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, जैसे हवा से पानी में जा रही है या कांच से पानी में जा रही है, तो प्रकाश की किरणें मुड़ जा रही है। और इस मुड़ने के कारण क्या हो रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो टेढ़ा बन रहा है। और यही जो घटना होती है इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो वो अपने पथ से मुड़ जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। जैसे आप देखिए, आपके पास अगर कोई प्रिज्म हो, अगर ये आपके पास प्रिज्म नहीं है तो आपके पास क्रिस्टल होगा, जो नहीं लड़कियां पहनती हैं गले में, 5-10 रुपये का मिलता है, जो जिससे लाइट जब गुजरती है तो वो क्या होती है, 7 रंगों में टूट जाती है। तो यदि आप ऐसा ही एक प्रिज्म लिए हैं और इस प्रिज्म के नज़दीक आपने एक लेज़र लाइट रखा है और इस लेज़र लाइट को जब आप जलाते हैं तो क्या होता है, जब ये लेज़र लाइट इस प्रिज्म से टकराता है तो अपने पथ से ये विचलित हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश किरणें एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। और ये जो घटना होती है, अपने पथ से विचलित होने की जो घटना होती है, इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मुड़ती है अपने पथ से, और इसको हम लोग अपवर्तन की घटना कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम, चूंकि इंक नहीं है इसमें ना जी, क्योंकि हम इंक डाल ले रहे हैं, नहीं तो आपको धुंधला दिखेगा तो फिर आप बोर्ड पर थोड़ा सा, अगर क्वालिटी आपकी वीडियो की ठीक नहीं रहेगी तो आप तो उसको देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, वीडियो बंद करके रख देंगे। ये होता है, और वीडियो बंद कर देंगे और फिर उसके बाद यूट्यूब पर चले जाएंगे और यूट्यूब पर जाकर मोटू पतलू देखना शुरू कर देंगे ना, नहीं तो पबजी खेलना ना हो। पबजी खूब खेल रहे होंगे आप लोग, अच्छा है, खेलिए, लॉकडाउन जब तक है, उसके बाद तो फिर पढ़ना ही है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
प्रवेश करने पर उसके मुड़ने की घटना, उसके मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, यह मैं आपको दिखा रहा हूं एक चित्र में किस प्रकार प्रकाश किरणें जो हैं वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के वक्त मुड़ रही है। ये आपका माध्यम का इंटरफेस इसको बोला जाता है। इंटरफेस मतलब वह सतह जहां दो माध्यम एक दूसरे से मिल रहे हैं। ऊपर एक दूसरा माध्यम हो सकता है, ये हवा हो, हम जानते नहीं, हो सकता है ये तेल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, ग्लिसरीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये है प्रथम माध्यम जिसको हम सूचित कर रहे हैं N1 से। इसका अपवर्तनांक कितना है? N1 है, जिसको हम कहेंगे प्रथम माध्यम, या प्रकाश किरण इस माध्यम से आ रही है। तो प्रकाश किरण जो है उस माध्यम से आ रही है। और ये आपतित किरण हो गई जिसको हम I से सूचित कर रहे हैं। इस माध्यम को आप कहते हैं आपतित माध्यम। ओके, ठीक है। और ये जो दूसरा माध्यम है ये हो सकता है कि इस माध्यम से अलग हो। अगर ये हवा है तो ये कांच या पानी हो सकता है, ये पानी है तो ये कांच हो सकता है, या फिर ये कांच है तो ये हीरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये इसका अपवर्तनांक कितना है? N2 है, जिसको हम लोग कहेंगे अपवर्तित माध्यम। अपवर्तित माध्यम, ठीक है। आपतित माध्यम हो गया, अपवर्तित माध्यम हो गया, ठीक है विद्यार्थी। ये अभिलंब हो गया, ठीक है, जिसको हम सूचित करते हैं N द्वारा। और ये जो किरण है, ये जो आपतित किरण है, जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अपने मूल पथ से ये क्या हो जा रही है? थोड़ा सा हट जा रही है। ये इसका मूल पथ था। अगर ये माध्यम चेंज नहीं होता तो ये लाइट इस प्रकार गुजर जाती, लेकिन ये लाइट क्या हो जा रही है? मुड़ जा रही है। और इस लाइट के मुड़ने की जो घटना है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। कोई जरूरी नहीं है कि लाइट जो है वो अभिलंब की ओर मुड़े। ऐसा भी हो सकता है कि लाइट आए और अभिलंब से वो क्या हो जाए? दूर भाग जाए। ये दोनों घटनाएं हो सकती है। अब ये कब होंगी इनके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम स्नेल के नियम को स्टडी करेंगे। ओके विद्यार्थी, ये जो कोण है ये आप जानते हैं अभिलंब के द्वारा बनाया गया जो कोण होता है इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। और ये जो कोण है इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। ये अपवर्तित किरण है, इसको हम बोलेंगे अपवर्तन कोण, और ये है आपतन कोण, और ये क्या है? अभिलंब है। ओके, अभिलंब। विद्यार्थी, ये जो घटना है इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन घटना, जिसमें प्रकाश किरण जब एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक N1 है, दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक N2 है, में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से क्या होती है? विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। और यह घटना क्या कही जाती है? अपवर्तन की घटना कही जाती है। ओके विद्यार्थी, अपवर्तन के लिए दो प्रमुख नियम हैं। जिस प्रकार से परावर्तन के दो प्रमुख नियम थे, और इसमें पहले नियम में ये बताया जाता था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और दूसरे नियम जो थे वो थे आपतन कोण और परावर्तन कोण में जो संबंध होता था उसके बारे में कि दोनों बराबर होते थे। वैसा ही एक संबंध जो है वो अपवर्तन के लिए भी है। तो हम इसको यहाँ स्टडी करें। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो गया ये है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थी, इसमें पहला नियम जो होता है वो है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब जो हैं ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इनका जो प्लेन होता है एक ही तल होता है। जैसे ये है x और ये y तल है, तो आप देखिए
आपकी आपतित किरण XY तल में है, अपवर्तित किरण भी XY तल में है और अभिलंब भी क्या है, XY तल में है। ये तल नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि प्रकाश किरण इधर से ऐसे आ रही है और इधर चली जाएगी। अगर वो इस तरह से आ रही है तो इस तरह जाएगी या इस तरह अपवर्तित होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रकाश किरण ये है तो अपवर्तन ऐसे होगा, क्योंकि यह एक तल बन रहा है। अगर ये प्रकाश किरण आपतित ऐसे है और अपवर्तित ऐसे है तो ये तल चेंज कर दिया। अब ये तल नहीं है बल्कि क्या हो गया, ये जो प्लेन हो गया, ये एक समतल नहीं है बल्कि वो चेंज हो गया। अब आप कहेंगे सर ये तो वीडियो में उतना बढ़िया नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, आप जब आएंगे तो मैं इसको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। जब आप वापस क्लासरूम में आएंगे तो हम लोग इसको लेज़र लाइट के साथ डेमोस्ट्रेशन करके देखेंगे कि किस प्रकार से जो किरणें, जैसे मैंने आपको अपवर्तन के केस में दिखाया था, परावर्तन के केस में दिखाया था, याद होगा आप लोगों को। तो वैसे हम इसको डेमोस्ट्रेशन करके देखेंगे और आगे हो सकता है कि हम इस डेमोस्ट्रेशन को वीडियो बनाकर भी आपको डाल देंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है उसमें पहला नियम है कि आपतित किरण कमा अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल मतलब प्लेन में होते हैं। ओके। और दूसरा जो नियम है वो है इनके आपतन और अपवर्तन और आपतन और अपवर्तन कोण के बीच का संबंध है। विद्यार्थी कहता है कि आपतन कोण की जया मतलब साइन। आप लोग मैं 10th क्लास में आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाई की होगी, उम्मीद है कि आप लोग के सर ने आपको पढ़ा दिया होगा। तो उसमें साइन थीटा कॉस थीटा आपको पढ़ना है, टैन थीटा पढ़ना है। तो किसी कोण का जो साइन थीटा का मान होता है वो कहा जाता है उस कोण की जया। ओके। कॉस थीटा को कहा जाता है कोजया और टैन थीटा को कहा जाता है टैन जया। तो यहाँ पर आपतन कोण की जो जया है मतलब साइन है, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब कांस्टेंट होता है और इसका मान किस पर डिपेंड करता है? इसका मान अपवर्तित माध्यम के अपवर्तनांक एवं आपतित माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। ओके। थोड़ा सा गौर करते हैं, यहां ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, यहां से हम कहां आ गए हैं? यहां आ गए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से कहां जाना है? यहां आ जाना है। ठीक है, बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि दूसरे जो नियम है वो कह रहा है कि साइन किसका? आपतन कोण का, साइन आई इसका, और अपवर्तन कोण क्या है? आर है, साइन आर बराबर ये क्या होता है? एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, और इसका मान अपवर्तित माध्यम का अपवर्तनांक n2 तथा आपतित माध्यम का अपवर्तनांक n1 का अनुपात होता है। तो क्या हो जाएगा? n2/n1। कोई दिक्कत? और यही जो नियम होता है, ये जो दूसरा जो नियम है, इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। तो ये हो गया आपको स्नेल का नियम। ओके। स्नेल का नियम क्या कह रहा है? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है स्नेल का नियम, तो आप कहेंगे आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, या फिर अगर आपको याद है ज़्यादा तो आप लिखेंगे कि इस नियतांक का मान
आपको अपवर्तित माध्यम के अपवर्तनांक तथा आपतित माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी हमने आपको आज की कक्षा में प्रकाश के अपवर्तन की घटना और अपवर्तनांक के बारे में बताया तथा अपवर्तन के लिए 2 नियम हमने बताए हैं। अगली कक्षा में हम लोग इसी टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे और हम नोट में ये देखेंगे कि कब प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर भागती है और कब प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर आती है, मतलब प्रकाश किरणें की जो मुड़ने की घटना है वो कैसी होती है। ठीक है, तो फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। ओके, तो